हेलो दोस्तों, करियर वॉक में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनुभव गुप्ता है और आज हम लोग अपने इस चैनल पे अपना पहला एक्सपर्ट लेके आने वाले हैं। तो जिस पर्सनालिटी के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो पर्सनालिटी बहुत ही डायनेमिक, वर्सेटाइल और बहुत ही इंटेलिजेंट है। उनका नाम है आशीष परमार। हेलो अनुभव। हेलो आशीष, कैसे हो आप? एकदम सही, आप बताइए। और थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे चैनल पे आए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आशीष के बारे में एक छोटा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगा। आशीष ने अपना बैचलर्स या अपना आईटी में करा था पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसके बाद इन्होंने गेट क्रैक किया और एक बहुत ही अच्छी रैंक के साथ पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एमटेक में इन्होंने सीएसई में अपना एडमिशन लिया। एमटेक करते करते इन्होंने पैरेलली नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया। उसके साथ साथ नाइलेट में साइंटिस्ट बी और टेक्निकल असिस्टेंट का एग्जाम भी इन्होंने क्लियर किया। एंड लास्ट में इन्होंने कैंपस प्लेसमेंट उठाई पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से और फाइनली नाउ ही इज वर्किंग इन सैंडिस्क। तो आशीष जी की अचीवमेंट्स जितनी बताऊं उतनी कम है। तो आशीष, वैसे तो आपको चैनल का बैकग्राउंड पता है, बट 1 मिनट में मैं आपको थोड़ी सी हमारी थीम बता देता हूँ। तो आप जानते हो कि किसी भी स्टूडेंट की जर्नी में हमेशा ऐसा होता है कि उसके सामने बहुत सारे डाउट्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे उसको समझ नहीं आता वो कैसे डिसीजन ले। और कई बार स्टूडेंट्स का ये कहना होता है कि जब वो एक कुछ साल आगे चले जाते हैं तो उनका ये होता है कि यार काश मुझे ये चीज कुछ साल पहले पता होती ना, तो शायद मैं आज अपनी लाइफ को कुछ डिफरेंट कर पाता। तो हमारा जो चैनल है करियर वॉक, वो इन्हीं चीजों के लिए है कि वो काश वाली चीज स्टूडेंट के पास आए ही ना, और उनको उन सारे क्वेश्चंस के आगे पहले ही एक्सपर्ट के द्वारा जो आंसर्स होंगे उनसे वो क्लैरिटी लेके उस उन क्वेश्चंस के आगे अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो मेरा जो पहला सवाल है आप पे आशीष, वो ये है कि ऐसा कहा जाता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं आपके, उनका जो आईआईटी से या एनआईटी से बिलोंग करते हैं या ट्रिपल आईटी से, उनके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है और उन्हीं की बहुत अच्छी प्लेसमेंट लगती है, मतलब नॉर्मली। आईआईटीज एनआईटीज तो चलिए ब्रांड्स होते हैं, वहाँ से तो क्योंकि ये नाम नेशनली इंटरनेशनली रिनाउंड है, यहाँ से तो पिक होते ही हैं। बट उसके अलावा कई और फैक्टर्स भी मैटर करते हैं, जैसे कि कौन से शहर के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और उनकी खुद की क्या वैल्यू है। अब जैसे कई ऐसे कॉलेजेस हैं जो काफ़ी रिसेंटली एग्जिस्टेंस में आए, बट वो भी कई बड़ी कंपनीज को पिक करते हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मतलब एक ब्रांड वैल्यू के साथ ही कोई कंपनी जाना चाहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं काफी हद तक आपकी बात से एग्री करूंगा। और एक चीज जो है कि मतलब लोगों का ये भी कहना होता है कि अगर आप एक आईआईटी में लैंड कर गए या एक एनआईटी में लैंड कर गए तो बस आपका काम खत्म हो गया वहां पे। अब आपको ये है कि अब आप वहां से एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट लेके ही निकलोगे। तो क्या मतलब ऐसा है कि बस आप आईआईटी क्रैक करो और इसका मतलब आपका करियर सेट हो गया बस? एक्चुअली इसका एकदम उल्टा होता है। जो रेस होती है वो आईआईटी में पहुंचने के बाद शुरू होती है। एकेडमिक सर्वाइव करना और इतना सारा प्रेशर, उसके बाद प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो ये कहना ज़्यादा सही रहेगा कि उसके बाद जाकर ये रेस स्टार्ट होती है, जब इतने सब प्रेशर के साथ सर्वाइव करके प्लेसमेंट्स ली जाए। और सिर्फ आईआईटी ही नहीं, हर कॉलेज में सेम सिनेरियो तो रहता ही है कि जहाँ एकेडमिक्स को बैलेंस करो और उसके अलावा बाकी पर्सनल लाइफ और फिर बाद में प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर करो। तो चाहे आईआईटीज हो या कोई भी टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज, हर एक में ये सिनेरियो तो रहता ही है। वेल सेड आशीष। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कि अगर तुम्हारी बैक आ रही है या फिर तुमने गैप लिया है अपनी स्टडीज के बीच में, कि तुम मतलब 12th के बाद ड्रॉप कर लिया या फिर तुमने बीटेक के बाद ड्रॉप कर लिया, तो उसका कितना इफेक्ट पड़ता है? मतलब लोगों का मानना है कि ये सेटबैक है एक्चुअली। अगर तुम्हारी सप्ली आ गई है ड्यूरिंग द बीटेक टाइम, तो मतलब सब खत्म हो गया है, तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी कंपनी में। यूजुअली जो भी मैंने अपने कैंपस प्लेसमेंट चांसेस में देखा है, चाहे बीटेक हो एमटेक हो, यूजुअली ये कुछ कंपनीज का एक क्राइटेरिया होता है। उसमें भी इतना स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं होता। वो 1 ईयर गैप वो
मतलब मांगते हैं, बट वो उसका जस्टिफिकेशन मांगेंगे साथ में, कि एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन हो तो वो एक्सेप्टेबल है उनको। उसके अलावा बैक आने का एज सच मैंने कोई देखा नहीं है कि कोई बोले कि हाँ बैक आ गया तो उसको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। उसमें भी कई कंपनीज का ऐसा रहता है कि अगर उनका काफ़ी स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तब वो बोलेंगी, बट मेरे ख्याल से ऐसी कंपनीज बहुत कम होनी चाहिए। यूजुअली कोई कंपनी हमने तो आज ऐसा नहीं देखा, मतलब जितने भी अब तक बीटेक में एमटेक में जो कैंपस प्लेसमेंट में आई है जिन्होंने इस वजह से डीबार किया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आशीष जो है वो एक थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन ये है कि जो आपका लेंथ ऑफ रिज्यूमे होता है ना, वो डिसाइड करता है आपके पैकेज की हाइट। कि अगर आपका रिज्यूमे बड़ा लेंथी है तो आपका जो पैकेज है ना वो भी उतना ही ऊंचा जाएगा। तो क्या ऐसा कुछ है? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अब क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, अब जितना ज़्यादा मैं अपने रिज्यूमे में चीज़ें भरता रहूँगा तो जो इंटरव्यूअर होगा उसके पास करने के लिए उतनी सारी ऑप्शंस और आ जाएंगी। और उसके बाद ये हो सकता है कि अगर कोई एक पार्ट मैंने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर नहीं किया तो वो एक तरह से मेरे लिए लूप होल बन जाएगा। तो जितना ज़्यादा लंबा होगा तो कैंडिडेट के लिए भी उतना ही ज़्यादा चीज़ें कवर करने के लिए आ जाएंगी। तो बेसिकली जैसे हमने देखा है कि मोटिवेशन एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, स्पेशली आज की मतलब जो जनरेशन चल रही है उसके अंदर, क्योंकि हर किसी का मतलब डिप्रेशन होना बहुत इजी है आज के टाइम में। हर कोई बहुत जल्दी मतलब डाउन फील करना शुरू कर देता है ड्यू टू ऑल दिस सोशल मीडिया स्टफ दैट इज गोइंग ऑन अराउंड। तो इसमें मतलब बेसिकली जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो ये है कि भाई अगर तुम मतलब कॉलेज प्लेसमेंट में बैठ रहे हो और तुम्हारी प्लेसमेंट नहीं हो रही है बट तुम्हारे दोस्त की किसी की हो गई है, मतलब तुम्हारे साथ वालों की सबकी हो रही है, या फिर उनको बेटर पैकेज मिल रहा है और तुम्हें कम पैकेज मिल रहा है, तो उस केस में कैसे कोई अपने आप को मोटिवेटेड रखे? अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, बीटेक में भी मेरा जो फ्रेंड सर्कल था उनमें शायद मैं सबसे लास्ट में प्लेस हुआ था। प्लेसमेंट सीज़न जुलाई में स्टार्ट हो गया और नवंबर तक मैं एकदम एम्प्टी था। तो मतलब जो एक स्ट्रेटेजी जो मैंने इस केस में फॉलो की थी वो ये थी कि मतलब ये ज़रूरी है कि हाँ अपने फ्रेंड्स के लिए ज़रूर खुश रहा जाए, लेकिन अपने आप को प्रेपरेशन में ज़रूर बिजी रखा जाए, कि मतलब आसपास की नेगेटिविटी को जितना ज़्यादा अवॉइड किया जाए वो सही रहता है। क्योंकि हमने देखा होगा कि प्लेसमेंट टाइम में काफ़ी मतलब स्ट्रेस रहता है, अब पेरेंट्स की साइड से, फ्रेंड्स की साइड से, हर एक तरफ से। तो बेहतर यही रहता है होगा कि जितना ज़्यादा अपने आप को प्रेपरेशन में बिजी रखो, एक कंपनी की दूसरी के लिए प्रिपेयर करो और जितनी भी तरह की नेगेटिविटी हो उसको अवॉइड करो। तो हमारा जो आशीष नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो काफी हद तक रिलेटेबल है जो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो ये कह रहे हैं कि मतलब एक चीज होती है ना स्टूडेंट के करियर में कि भाई वो जो फोकस चाहिए होता है ना, वो आप एक कैसे अपना फोकस मेंटेन करो। मतलब आपके सामने कई तरीके के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जैसे कि भाई कॉलेज में आपका मन करता है कि भाई आपकी भी कोई गर्लफ्रेंड हो, क्रश हो, या और भी तरह तरीके के जो वर्ल्डली प्लेजर्स आप देखते हो जो आप एकदम से स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में आते हो। तो उनसे मतलब अपने आप को कैसे मतलब थोड़ा कम डिस्ट्रैक्शन आपकी इतनी नहीं होनी चाहिए और एक फोकस बना रहे, तो वो मतलब कैसे संभव है आपके एक्सपीरियंस से? इस पे तो चलिए हर एक की अपनी स्ट्रेटेजी रहती है। जहाँ तक बात ये कि अब अगर मैं बताऊं कि हाँ कोई अपने होम टाउन से किसी नए शहर आया है, हॉस्टल में रह रहा है, तो एक बार के लिए अच्छा भी लगता है कि हाँ मतलब थोड़ी फ्रीडम मिली है और एक लेवल तक फ्रीडम एंजॉय करने में कोई इतनी बुराई भी नहीं है। और हाँ मतलब थोड़ा फ्रेंड्स के साथ कभी कभार कहीं घूमने चले गए, कुछ खाया पिया है, ये सब, बट हाँ एक लेवल तक। और जहाँ तक बात है कि फोकस कैसे रखा जाए, तो अब एक सिंपल सी बात है कि इस चीज़ को ऐसा समझिए कि बहुत सारी कंपनीज एग्जिस्टेंस में आई हैं
पहले भी आई थी, अभी भी हैं और आगे भी आती रहेंगी। बहुत सारे स्टार्टअप्स बने हैं जो सक्सेसफुल गए हैं और बहुत सारे उससे भी शायद हज़ारों गुना ऐसे होंगे जो फेल भी हुए हैं। तो बात ये है कि हर कोई वही चीज़ याद रखेगा जो सक्सेसफुल गई है। फेलियर के एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे, लेकिन हर कोई उस चीज़ को फॉलो करेगा जो सक्सेसफुल गया। बेहतर ये है कि हाँ, सक्सेस के लिए फोकस किया जाए और मतलब यही एक चीज़ होती है कि हाँ, वर्ल्डली प्लेजर को मतलब थोड़ा साइड में रख के कि हाँ, मतलब अगर हम सक्सेसफुल बनेंगे तभी जैसे अपना थोड़ा रिकग्निशन होगा या कुछ भी होगा या पेरेंट्स खुश होंगे, तो वो तभी होगा कि हाँ, जब हम उस डायरेक्शन में काम करते हैं। तो आशीष, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेसिकली है रिलेटेड टू द प्लेसमेंट्स दैट हैपन इन द कैंपस, राइट? तो अपना सपोज कोई भी कंपनी आ रही है, प्लेसमेंट सीजन आ गया है और कंपनीज आएंगी बहुत सारी, तो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को कैसे प्लेसमेंट अपनी शुरू करनी चाहिए कि उसको अच्छा ऑफर मिल सके कैंपस पे से? सबसे पहले तो यूजुअली कंपनीज आती हैं दो तरह की, जैसे टेक्निकल बेस्ड कंपनीज और कंसल्टेंसी फर्म्स। ये देखा होगा आपने भी कि ये जो कंपनीज हैं दोनों की थोड़ी रिक्वायरमेंट्स डिफर करती हैं। मतलब एग्जैक्टली कुछ कंपनीज एकदम हार्डकोर टेक्निकल में नहीं जाएंगी और कुछ हैं जो एकदम 100% टेक्निकल में जाएंगी। तो एक तो उसके हिसाब से प्रेफरेंस बनती है सबसे पहले। नेक्स्ट चीज़ जो मेरी इस चीज़ के लिए मैंने खुद जो फॉलो किया था, टारगेट कंपनी है तो उसके लिए थोड़ा होमवर्क ज़रूर करना चाहिए। कि जैसे ग्लासडोर एक बहुत बढ़िया पोर्टल है इस चीज़ के लिए। वो रिसेंटली बताता है कि जब एक कंपनी अपना कैंपस प्लेसमेंट सेशन स्टार्ट करती है तो कई कैंडिडेट्स हैं वो वो उसमें फिल करते हैं, मेंशन करते हैं कि इस साल अलग अलग कैंपस में उसने प्लेसमेंट में क्या क्या मेथड था उनका प्लेसमेंट का, किस टाइप का, मतलब नंबर ऑफ इंटरव्यू राउंड्स उसमें, टेक्निकल नॉन टेक्निकल क्या क्या, वो सब चीज़ें वो मेंशन करते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल चीज़ रहती है एडवांस में प्रिपेयर करने के लिए कि हाँ, कोई कंपनी आए वो ग्रुप डिस्कशन करे तो उसके हिसाब से प्रिपेयर किया जाए। कोई आए वो 4-5 टेक्निकल राउंड्स, उसके बाद HR राउंड इस तरह करे, या रिटन एग्ज़ाम, या जो भी उनकी अप्रोच है, इसको पहले ही चेक किया जाए ग्लासडोर जैसे पोर्टल्स के साथ। तो आशीष, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक काफी ट्रिकी क्वेश्चन है मेरे ख्याल में आपके लिए। वो क्वेश्चन ये है कि आप देखते रहते हो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमेशा फाइट लगी रहती है कि भाई जावा बेटर है, C++ बेटर है, पाइथन बेटर है। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो काफी सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है, वो यही है कि अगर वो प्लेसमेंट के लिए तैयार करना चाहते हैं तो वो कौन सी ऐसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिस पे फोकस करें? क्या आपको एक लैंग्वेज पे ही रहना चाहिए? तो कैसे मतलब आप डिसाइड करोगे ये लैंग्वेज की मार्केट में डिमांड खत्म नहीं होगी और ये फायदा देगी मुझे प्लेसमेंट? इसके पीछे नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो एक जो लैंग्वेज ऑफ कन्वीनियंस है कि हाँ, मुझे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कोई इंटरव्यू में आएगा वो सिर्फ ऊपर ऊपर से पूछेगा किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अगर हमने रिज्यूमे में मेंशन किया कि ये मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो वो उसमें बहुत डेप्थ में जा सकते हैं। तो अब जैसे C++ है, उसमें SQL, उसमें फिर आ गया C++20 आ चुका है इस टाइम पर। तो ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं जो वो पूछ सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि जो लैंग्वेज करनी है वो तो एक जैसे क्योंकि काफ़ी सारे इंटरव्यूअर्स हैं वो लैंग्वेज की डेप्थ में जाएंगे, तो प्रेफरेंस सबसे पहले हो कि हाँ, अगर एक लैंग्वेज पकड़ी है तो उसमें इन डिटेल जाया जाए, सिर्फ ऊपर से नहीं कि हाँ मतलब थोड़ा बहुत सिंटैक्स रन करना आ गया और उससे काम चल गया। क्योंकि एक दो क्वेश्चंस के बाद फिर जो कैंडिडेट है वो ब्लैंक होना स्टार्ट हो जाता है वहाँ पर। दूसरी चीज़ जो ये रहती है कि जब कोडिंग राउंड होते हैं तो कई पोर्टल्स ऐसे हैं जो बहुत लिमिटेड चॉइस देते हैं कि वो सिर्फ 2 या 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ऑप्शन देंगे, सिर्फ रूबी है जैसे। तो हो सकता है कि कोई पोर्टल रूबी की ऑप्शन ही ना दे प्रोग्रामिंग के लिए। तो इस केस में भी जो काफ़ी जेनेरिक लैंग्वेजेस हैं जो यूजुअली एकेडमिक्स में पढ़ाई जाती हैं, C++, जावा, शायद पाइथन भी, तो इन कुछ लैंग्वेजेस पर फोकस किया जाए जो मालूम है कि हर प्रोग्रामिंग पोर्टल डेफिनेटली पूछेगा। ठीक है। हाँ,
ठीक है आशीष, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बेसिकली ये है अपना कि अगर हम आईआईटी में नहीं है, मतलब कोई ऐसा स्टूडेंट जो आईआईटी में नहीं पढ़ रहा है, उसके पास वो ब्रांड नेम नहीं है, राइट, तो उनके पास सामने क्या चैलेंजेस आती हैं मतलब अच्छी प्लेसमेंट के लिए? कि भाई तुम आईआईटी में नहीं पढ़ रहे हो बट तुम किसी नॉर्मल कॉलेज में पढ़ रहे हो, नॉट इवन एनआईटी एज वेल, या एनआईटी को भी छोड़ दो, कि नॉर्मल कॉलेज में पढ़ रहे हो तो प्लेसमेंट अच्छी लेना है तुम्हें, तो उस टाइम पे तुम्हारे पास क्या चैलेंजेस आते हैं? तुम्हें सिर्फ कॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहिए या ऑफ कैंपस में भी भागना चाहिए? ये भी एक आ जाता है साथ में। डेफिनेटली ऑफ कैंपस तो वहाँ पर एक मस्ट ऑप्शन बन भी जाती है, क्योंकि अगर कॉलेज बहुत रिनाउंड नहीं है तो पॉसिबली वहाँ पे बढ़िया ब्रांड्स आएंगे भी नहीं, और हो सकता है कि वहाँ पर अगर कोई अच्छा स्टूडेंट है तो उसको उतना डेडिकेटेड या तो पीयर ग्रुप ना मिले या सीनियर्स का ग्रुप ना मिले, ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो डेफिनेटली इस चीज़ में ऑफ कैंपस बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा ज़रूरी है ऐसे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स जो मान लीजिए कोई ऐसा फ्रेंड है, कोई बेहतर कॉलेज में है, या इंटरनेट पे जैसे आईआरसी के थ्रू ऐसे लोगों से इंटरेक्शन हो रहा है, या लिंक्डइन से जो एक बेटर प्लेस पर है और वो हेल्प कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती हैं इस तरह के कैंडिडेट्स के लिए। और आज के टाइम में सबसे बेस्ट यही है कि इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है, तो ऐसे लोगों को ढूंढना काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। लिंक्डइन, आईआरसी, इन सब ऑप्शन से इन लोगों ऐसे सीनियर्स या ऐसे मेंटर्स को अप्रोच किया जाए, उनसे गाइडेंस लिया जाए, उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाए और ऑफ कैंपस को डेफिनेटली टारगेट किया जाए। आशीष, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि स्टूडेंट्स को एक डाउट रहता है हमेशा कि जब आप अपना कॉलेज कोर्स में हो तो आपको इंटर्नशिप्स कितनी मैटर करती है उनके करियर में, सर्टिफिकेशंस कितने मैटर करते हैं। जो लोग काफी आपने देखे होंगे जो स्टार्टिंग में उनका सिर्फ टारगेट रहता है कि भाई मार्क्स अच्छे लाने, एग्जाम्स में अच्छे लाने मार्क्स, वो कितना मैटर करता है। और अगर जैसे प्लेसमेंट में आप जा रहे हो, कोई कंपनी आपके सामने आपके रिज्यूमे में, अगर आपने जैसे हैकर रैंक, कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म्स है हमारे ये सारे, इनमें अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया, उनकी रैंक कितनी मैटर करती है। एक स्ट्रॉन्ग लिंक्डइन प्रोफाइल ओवरऑल जो एक स्टूडेंट की होती है, वो कितनी वैल्यू करती है आपके कैंपस प्लेसमेंट में या ऑफ कैंपस जाने में भी स्टूडेंट के करियर। ओके, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ गए, मैं शायद भूल भी जाऊंगा एक आध तो मुझे प्लीज़ बीच में याद दिला दीजिएगा। तो सबसे पहले जैसे लिंक्डइन की बात की, अगर मैं रिज्यूमे मेंशन करूं किसी भी स्टूडेंट का, तो उसमें जो यूजुअली मैं भी सजेस्ट करता हूं वो होता है एक्स्ट्रा यूआरएल्स मेंशन करना, जिनमें लिंक्डइन की प्रोफाइल होती है, गिटहब का लिंक होता है, हैकर रैंक प्रोफाइल होती है। तो ये सारी वो चीज़ें कि मान लीजिए जैसे हैकर रैंक में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या ये कॉन्टेस्ट किए, उनके रैंक्स मेंशन होते हैं, वो एक बेनिफिशियल चीज़ है। गिटहब इसलिए कि स्टूडेंट ने कॉलेज लाइफ में काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स किए, तो उनके यूआरएल वहाँ देना, उसका एक सोर्स कोड पब्लिकली ओपन करना कि अगर इंटरव्यूअर चेक करना चाहे वो वहाँ से चेक कर सकता है, उस अकॉर्डिंग वो अपना जो भी इंटरव्यू प्रोसेस है या डिस्कशन वो रिगार्डिंग मोड़ सकता है। और लिंक्डइन तो डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट प्रोफाइल है, क्योंकि वो एक तरह से हर चीज़ का रिकॉर्ड रखता है अपने में, क्या सर्टिफिकेशन, क्या इवेंट्स, क्या अचीवमेंट्स, वो सब कुछ वो मेंशन करेगा। उसके अलावा जहाँ तक बात है एकेडमिक्स की, तो जो मैंने देखा है एकेडमिक्स सिर्फ एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहते हैं कि अगर इतना स्कोर से ऊपर है तो जो स्टूडेंट है ऑन कैंपस अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। ऑफ कैंपस की मुझे इसमें नॉलेज नहीं है ज़्यादा, बट ऑन कैंपस में एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैटर करता है। और उसमें भी यूजुअली जो मैं अपने जूनियर्स को भी सजेस्ट करता था हमेशा, वो ये है कि 80% रखा जाए। 80% एक मतलब काफ़ी सेफ पोजीशन रहती है। 80% से ऑलमोस्ट हर जगह की ऑप्शंस अवेलेबल रहती है। रेयर ही कोई ऐसे होगा जो कहेगा 85, 90, 95, वो बहुत ही रेयर कभी मान लीजिए 1 या 2% आते होंगे। ओवरऑल 80 एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है। तो ये भी नहीं कि हाँ टॉप करना है, लेकिन सफिशिएंट और डिसेंट स्कोर होना चाहिए कि एलिजिबिलिटी में डाल दे। उसके अलावा सर्टिफिकेशंस की जहाँ तक बात है, तो
यूजुअली सर्टिफिकेशन से ये मेरा ऊपर से पर्सनल ओपिनियन है, तो हो सकता है कोई इस पर डिफर भी करे, लेकिन जो मैं यूजुअली सजेस्ट करता हूँ वो होता है कि सर्टिफिकेशंस की जगह प्रोजेक्ट्स कितने बेहतर किए और किस तरह के प्रोजेक्ट्स किए गए, क्योंकि सर्टिफिकेशन भी अगर है तो और अगर मैं यहाँ पर रेड हैट के सर्टिफिकेशन या CCNA इन सब की बात ना करूँ, नॉर्मल जैसे ट्रेनिंग के जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो अगर वो भी कोई देखेगा तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि कौन से प्रोजेक्ट्स किए, उनमें क्या चैलेंजेस आए, उनको कैसे सॉल्व किया गया। तो यहाँ पर ही प्रोजेक्ट, गिटहब प्रोफाइल, ये सब चीज़ें ऑलरेडी वो कवर कर देती हैं। सर्टिफिकेट अगर किसी के पास जैसे रेड हैट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह का, या CCNA जो कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड जो सर्टिफिकेट्स हैं, वो तो मतलब एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन वो काफ़ी स्पेसिफिक हो जाता है। तो उसको अगर उसके अलावा नॉर्मल जो सर्टिफिकेशन है उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स को अगर प्रेफरेंस दिया जाए तो वो बेहतर है। हाँ, तो आशीष नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं अपने। तो ये बेसिकली आ जाता है कॉर्पोरेट लाइफ का थोड़ा सा टेस्ट एक तरह से, जो अपने व्यूअर्स हैं उनके लिए जो ट्रांजिशन है बेसिकली अपने कॉलेज टू कॉर्पोरेट, उसके बारे में थोड़ा सा व्यू है कि भाई कौन सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें मतलब फॉलो करनी चाहिए वंस यू स्टेप इनटू द कॉर्पोरेट लाइफ, कि तुम्हारा जो बैलेंस है वर्क लाइफ का वो भी अच्छा मेंटेन रहे और तुम मतलब एक्सेल भी कर पाओ अपने उसमें। हाँ, एक्चुअली अगर किसी को मैं सजेस्ट करना चाहूँ तो पहली चीज़ तो ये होगी कि एक ओवर कमिटमेंट से डेफिनेटली बचा जाए। हर एक को होता है कि हाँ नए नए ज्वाइन किए हैं, सब पे बेस्ट इम्प्रेशन डालना है, तो ये बोल दो कि जैसे हाँ 10 दिन का काम है मैं 7 दिन में कर दूँगा और 5 दिन में कर दूँगा। इस चीज़ से डेफिनेटली बचा जाए सबसे पहले, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी कोई नया फ्रेशर ज्वाइन होता है तो ये सब जानते हैं कि हाँ ट्रांजिशन में थोड़ा टाइम लगेगा, तो ओपन अप होने के लिए स्पेस भी दिया जाए। तो वहाँ डेफिनेटली ओवर कमिटमेंट से तो 100% बचना चाहिए। कि जैसे हाँ एक चीज़ जो अवॉइड की जाए वो है कि अगर किसी का जैसे वर्क डे 5 दिन का है, 6 दिन का है, तो ज़रूरी नहीं कि हाँ वो कहे कि हाँ थोड़ा एक्स्ट्रा करते हैं, एक्स्ट्रा पुश करने के लिए संडे को मैं साइलेंटली जैसे काम कर लिया कि आगे जाके वो हेल्प करेगा और शो करने में अच्छा रहता है। इससे इसका सबसे बड़ा नुकसान रहता है बर्नआउट का। अब जैसे अगर हफ्ते में 2 या 1 दिन का फ्री टाइम है तो वो इसीलिए कि बॉडी रिकवर करे और अगला जो वीक आएगा उसमें फिर से काम किया जाए। अगर कोई नया कैंडिडेट वो ये सोचे कि हाँ मुझे बहुत एनर्जी है, वो मैं ये 2 दिन भी लगा लूँगा, तो वो 1 बार के लिए, 2 बार के लिए, मैक्स टू मैक्स 3 बार के लिए चल जाएगा। उसके बाद होगा ये कि बॉडी कहीं पर खुद ही गिव अप करना स्टार्ट कर देती है कि ये मुश्किल है। तो वो एक चीज़ से डेफिनेटली बचना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आशीष, यही हमारे सवाल खत्म हो गए हैं आपके सामने। तो बहुत ही अच्छा लगा आपसे इन सवालों के जवाब लेके, और बहुत ही अच्छे अच्छे व्यूज हमें सीखने को मिले। इवन पर्सनली मैं अपने लेवल पे बात करूँ तो मुझे भी ऐसे कितने पॉइंट्स है जो मेरे को हेल्प करेंगे अपने आगे करियर में। तो हम भी यही मान के चलते हैं कि जो हमारे व्यूअर्स होंगे उनको भी इन क्वेश्चंस के थ्रू काफी सारे आंसर्स मिले हो और काफी क्लैरिटी मिली हो, ताकि जब ये ऐसे सवाल उनके सामने आके खड़े हो जाएं तो वो उन पे एक बेहतर डिसीजन ले सके। तो थैंक यू वेरी मच आशीष फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल, एंड वी लव टू कॉल यू अगेन। एंड फॉर द व्यूअर्स, सो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, और प्लीज कमेंट में हमें बताओ कि आगे की जो हम अपनी वीडियोस बनाएं उनमें क्या हम चेंज करें और ऐसे कौन से क्वेश्चन है जिनको हम कवर करें। थैंक यू सो मच।